नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन विशेषांक के तहत आप लोग पॉलिटी विषय के साथ साथ इतिहास विषय में भारत का आधुनिक इतिहास भी पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर आप लोगों को मिल चुके हैं, तीसरा लेक्चर आज आपको प्राप्त होगा। भारत के गवर्नर जनरल, आज का ये टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट करते समय हम इस बात का ध्यान देंगे कि तमाम परीक्षाओं में ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जो प्रश्न दिए गए हैं केवल उन्हीं प्रश्नों को ही नहीं अपितु उनके संबंधित जो भी और प्रश्न बनने की संभावना परीक्षा के दृष्टिकोण से है, उन सभी प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का गवर्नर जनरल। पहला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 में भारत का गवर्नर जनरल बनने के पूर्व कहाँ का गवर्नर था? तो वो मद्रास का गवर्नर था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय में 1806 ईस्वी में बेलोर में प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में, जब वो मद्रास का गवर्नर था, तो बेलोर में प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा लगाया गया था। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, किंतु 1830 ईस्वी में इसे कहाँ लागू किया गया? तो इसे बंगाल और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा का अंत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था? तो कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रखी थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड ऑकलैंड के पास के समय शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया था। अगला प्रश्न है, एलन बरो के समय में 1843 में सिंध का विलय कर दिया गया। सिंध का रेजिडेंट कौन था? उस समय सिंध का रेजिडेंट चार्ल्स नेपियर था। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ के सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग, जो प्रथम वायसराय था। ये जो प्रथम वायसराय वाली बात है, यह 1858 का अधिनियम है। इसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ विस्तार से देखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। जो 1 नवंबर 1858 का अधिनियम था, यह रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से शुरू हुआ और इसे पढ़कर कैनिंग ने इलाहाबाद में सुनाया। जब हम कैनिंग की बात करते हैं तो 1856 से 1862 में कैनिंग का कार्यकाल था और इसी 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया, जिसके द्वारा भारत में गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय के नाम से जाने जाने लगा। अर्थात हम ये कहते हैं कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? कैनिंग, क्योंकि इसी के समय में ये अधिनियम आया और उस हिसाब से भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? कैनिंग हो गया। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कैनिंग से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के समय में हुई। दूसरी महत्वपूर्ण घटना 10 मई 1857 का जो विद्रोह है वो भी कैनिंग के ही शासनकाल में। और एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हुआ, वो भी इसी के समय से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे एक वायसराय शब्द का और इलेबोरेट कर दे रहे हैं कि वायसराय शब्द जो है वो ब्रिटिश क्राउन के ताज के अंतर्गत काम करने, यानी महारानी के नाम से शासन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः कब प्रदान किया गया? तो इसी 1858 में महारानी विक्टोरिया के साम्राज्य की घोषणा के समय में। अगला प्रश्न है, बंगाल से दासों का निर्यात किस वर्ष बंद कर दिया गया? तो 1789 में। अगला प्रश्न है, प्रथम बंगाल सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? तो प्रथम बंगाल सिख युद्ध हार्डिंग के समय में हुआ था। और ये कब हुआ था? जब हम लोगों ने सिख राज्य पढ़ा था तो इसके बारे में चर्चा की थी। ये 1845 से 1846 के बीच में हुआ। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? इसमें लाहौर की संधि हुई थी। चलिए दूसरे आंग्ल सिख युद्ध को भी समझ लेते हैं। ये 1848 से 1849 में हुआ था और ये डलहौजी के समय में हुआ था। ये आंग्ल सिख युद्ध आपने देख लिया। अगला प्रश्न है, भारत में 1853 में प्रथम रेल लाइन किसके द्वारा बिछाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में यह काम किया था और किस कंपनी के द्वारा हुआ था? ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था और ये 34 किलोमीटर लंबी थी। ये जब डलहौजी की बात हो रही है तो हमें डलहौजी के कार्यकाल को भी समझ लेना चाहिए।
डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 के बीच रहा। आइए समझते हैं कि डलहौजी ने अपने इस कार्यकाल में और कौन सी कार्य को किए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 1853 में रेलवे के बाद 1854 में डाक कानून भी पारित किया। पहला डाक टिकट 2 पैसे के मूल्य का था। अगला, सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी लोक निर्माण विभाग को खोला। इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है, 1855 में सिविल सेवा सर्विसेज हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा भी करवाई। और अगला इसका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो अंतिम चार्टर था 1853 वो भी इसी के शासनकाल में पारित हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो है वुड डिस्पैच जो 1854 में था, वो भी इसी के कार्यकाल से संबंधित है। और ये डलहौजी ही था जिसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला ट्रांसफर की थी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा गया? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो चुका है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, इस पे भी चर्चा हो चुकी है। कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया? 1856, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त की थी तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, अफगानी के संदर्भ में किसने हस्तक्षेप की नीति को पालन किया? तो सर जॉन लॉरेंस ने। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी यानी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। यहाँ पे लॉर्ड लिटन के बारे में कुछ और अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं। लॉर्ड लिटन वो गवर्नर जनरल था जिसने 1878 में वारनाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। ये एक्ट जो है वो भारतीय पत्रकारिता को दबाने के लिए किया गया था और इस वारनाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला कौन था? रिपन था। और रिपन के शासनकाल का एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसने स्थानीय स्वशासन को भी लागू किया था। अगला प्रश्न है, लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल समिति का गठन किया? तो कैंपबेल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, वेलेजली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना, ये इसका मेन उद्देश्य था कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को खोलने के, ताकि ब्रिटिश नागरिकों को यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सके। अगला प्रश्न है, किसके समय में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी? तो सर जॉन लॉरेंस के समय में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा एवं बुंदेलखंड में अकाल पड़ने की जिम्मेदारी लेते हुए किसने इस्तीफा दे दिया था? तो सर जॉन लॉरेंस ने। अगला प्रश्न है, साहित्य की जगत में लॉर्ड लिटन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि किस अधिनियम के तहत दी गई? तो ये 1876 के रॉयल टाइटल एक्ट के द्वारा दी गई। एक शब्द यहाँ और महत्वपूर्ण है कि लिटन ने ही महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन बुलाया गया था, तो किसके द्वारा बुलाया गया था? ये वेवेल के द्वारा बुलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। अब यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब हम लोग आगे गांधी जी के आंदोलन को देखेंगे तो उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी समझेंगे, लेकिन जब यहाँ पर वो शब्द आ गया है तो उसका थोड़ा सा इंट्रो दे दिया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि अवज्ञा यानी कि किसी भी काम को या किसी आदेश को या किसी भी रूल को न मानने की बात हो रही है, और वो सविनय तरीके से आंदोलन करके उसको न मानने की बात है। और ये आंदोलन का निर्णय लिया था गांधी जी ने। ऐसा क्या हुआ था कि गांधी जी को इस अवज्ञा जैसे काम में लगना पड़ा? तो नमक पे टैक्स वाली बात थी, उससे संबंधित कानून के विरोध में गांधी जी ने यह निर्णय लिया था। और 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसमें गांधी जी 78 लोगों के साथ दांडी मार्च के लिए निकले। 24 दिनों की यात्रा करते हुए 241 मील उन्होंने यात्रा की और वह समुद्र किनारे पहुंच के एक मुट्ठी नमक उठा के सांकेतिक विरोध दर्ज किया, और इस प्रकार 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। आगे चलते हैं, भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। और रिपन ने 2 काम किया था,
एक तो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था और दूसरा स्वशासन का ये जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस घोषणा द्वारा लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय बना? तो प्रथम 1 नवंबर 1858 के इलाहाबाद घोषणा के द्वारा चर्चा की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था, ये भी चर्चा हो गई। अगला प्रश्न है, जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किस एक्ट के तहत किसानों की भूमि नहीं छीन सकते थे? तो ये टेनेंसी एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक विश्वविख्यात उपन्यासकार और कवि निबंध लेखक कौन था? तो ये लॉर्ड लिटन था। अगला प्रश्न है, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने, चर्चा कर चुके हैं। 1843 में दास प्रथा का अंत किसके समय में हुआ? तो ये एलन बरो के समय में हुआ। यहाँ पर एक फैक्ट और आपको बताना चाहेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय दासता प्रथा अधिनियम 1833 को पारित किया गया था, लेकिन उसका क्रियान्वयन 1843 में हुआ। वो उस समय एलन बरो का शासन था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्धों में से कौन सा एक युद्ध है? तो वह है आंग्ल अफगान युद्ध। अब यहाँ पे बात आती है कि आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो आंग्ल अफगान युद्ध, पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध था वो 1839 से 1842 के बीच हुआ था ऑकलैंड के समय, और दूसरा 1878 से 1880 के बीच में लिटन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को जाना जाता है। ये समाचार पत्रों के मुक्तिदाता का क्या तात्पर्य है? तो आइए समझते हैं। चार्ल्स मेटकाफ का समय जो था शासन का वो 1835 से 1836 था। 1835 में इसने पूर्व में लगे प्रेस पर जो भी प्रतिबंध थे उसको हटा दिया था। इसी कारण चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली रोकने के लिए किसकी नियुक्ति की थी? तो कैंपबेल की थी। अगला प्रश्न है, संभागीय आयुक्त की नियुक्ति किसने की थी? तो वेलिंगटन ने की थी। अगला प्रश्न है, कुर्ग तथा कछार की रियासतों को बेंटिंग ने किस आरोप द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये अव्यवस्था का आरोप लगा के। याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ज्यादा इस तरह के कामों को नहीं किया था, इसलिए कुर्ग और कछार जैसी रियासतों को बेंटिंग ने शामिल किया था। ये परीक्षा के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। अगला प्रश्न है, डलहौजी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच में प्रारंभ की गई, वो कब की गई थी? वो 1853 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्लॉक एक्ट नियम को समाप्त करके किसने सेवाओं को योग्यता का महत्व दिया था? यानी कि कह रहा है कि ब्लॉक एक्ट नियम को समाप्त कर दिया और सेवाओं में योग्यता के आधार पर चयन को प्राथमिकता दी। तो ये लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया। राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। अब राज्य हड़प नीति को व्यवगत नीति भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, और इसके तहत जो राज्य क्षेत्रीय हड़पे गए थे उसका क्रम क्या है? सबसे पहले सतारा को लिया गया 1848 में, दूसरे नंबर पे जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, फिर बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, फिर झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, और अवध की चर्चा काफी प्रचलित रहती है कि कुप्रशासन का आरोप लगा के 1856 में इसको भी हड़प लिया था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, और किस एक्ट के तहत बना था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यानी इसी के समय में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके तहत वो बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना, यानी वो बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि यदि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था, और ये रॉबर्ट क्लाइव वही क्लाइव है जिसने बंगाल में द्वैत शासन को लगाया था, और इसी वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया था। यानी वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित जो भी 360 डिग्री हो सकता था वो हमने यहाँ मोटा मोटा कवर कर लिया है। आगे और चर्चा आएगी तो वहाँ पे जो जिस संदर्भ में रहेगा वहाँ से कोरिलेट कर लिया जाएगा। आगे देखते हैं,
अधोलिखित कथन सत्य हैं। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। इसका मतलब क्या है कि जो जन प्रशासन संबंधित जो बेस था वो किसने तैयार किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने तैयार किया था। और उस पर और आगे काम करा किसने? वो कॉर्नवालिस ने किया था। अगला कथन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। अगला कथन है कि लॉर्ड डलहौजी ने द्युत के सिद्धांत पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र को जोड़ा। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कॉर्नवालिस के द्वारा न्यायिक संगठन की स्थापना हुई। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका को फहराया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश पताका को यहाँ फहराया था। अगला प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैसूर प्रशासन को ले लिया था। अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इसी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और आप लोग याद करिए, ये हो चुका है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 के बीच हुआ था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस की नीति किसने बनाई थी? तो ये वॉरेन हेस्टिंग ने बनाई थी। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किसने की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। हम ये बता चुके हैं कि बंगाल में द्वैत शासन की प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वो वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? तो वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न है, बंगाल में टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। ये डफरिन वही है जिसके में समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय महिलाओं की रक्षा के लिए कौन सा फंड पारित किया गया था? तो लेडी डफरिन फंड पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो हैदराबाद। अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो बेलेजरी की सहायक संधि थी उसको सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने 1798 में स्वीकार किया था। उसके बाद मैसूर ने 1799 में, फिर तंजौर ने 1799 में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, भारत आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 1816 के बीच हुआ था, ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। अब लॉर्ड हेस्टिंग की बात हुई है, वहां हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग को देखा था, यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग की बात हो रही है। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 तक है। अब इसके समय में कुछ हुए महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच इसी के समय में हुआ था और मराठा शक्ति को कुचलने वाला यही था। और 1818 में पेशवा की गद्दी को समाप्त कर दिया। और एक और महत्वपूर्ण काम 1822 में काश्तकारी व्यवस्था को बंगाल में इसने लागू किया था। ये लॉर्ड हेस्टिंग का काम है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1802 में वसीम की संधि का हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और बाजीराव के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित को सुमेलित करिए। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। विस्तार में हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी कि जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ था अंग्रेज और तिकड़ी के बीच में। तिकड़ी कौन कौन थी? मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय जो उस समय मुगल सम्राट था। और अंग्रेजों का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और पूरा ईयर क्या है बक्सर के युद्ध का? 22 अक्टूबर 1764 को। और इसके बाद जो है दो संधि हुई थी इलाहाबाद की। पहली संधि 22 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई जो रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और उस समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। 1817 से 1818 के बीच। अगला है, लॉर्ड वेलेजली जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था किसके समय में हुआ था? बेलेजली के समय। और याद रखिएगा कि इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस शक्तियों के पृथक्करण और कॉर्नवालिस का सिद्धांत 1793 में दिया। अगला प्रश्न है, जनरल ऑकलैंड प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है? हमने पहले ही चर्चा कर ली थी और इसमें हम लोगों ने तंजौर तक देखा था कि हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, फिर जयपुर, मंछेरी, बूंदी और भरतपुर।
पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो 1818 ईस्वी में। भारत में किस वायसराय के समय द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम पारित की गई? तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय। तो प्रश्न उठता है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आई थी? तो 1881 में आई थी, लॉर्ड रिपन के समय। और क्या कारण था लाने का? तो बाल मजदूरों के कल्याण के लिए आई थी। ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य किस वायसराय के समय में रेखा खींची गई थी? तो वो है लॉर्ड लैंसडाउन के समय। किसने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे? ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। इस प्रकार की सोच थी। आगे प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वायसराय के समय में राधा कृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में की थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग की गठन किया था? तो सर एंटोनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया था? तो सर कॉलिन स्कॉट माइक्रिक की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा कि एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस आयोग की अध्यक्षता की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का प्रथम विभाजन के समय कौन वायसराय था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अब बंगाल विभाजन का जिक्र हुआ है तो बंगाल विभाजन को यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये फूट डालो और राज करो की नीति से प्रेरित था। और इस बंगाल विभाजन के बाद जो सबसे पहला आंदोलन हुआ था वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 में हुआ था। यहाँ बात कर्जन की हो गई है तो कर्जन द्वारा किए गए कुछ कामों का उल्लेख भी कर लिया जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1901 में महानिदेशक बनाया। किसको महानिदेशक बनाया? जॉन मार्शल को। किसने? कर्जन ने। और उसके बाद 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी पारित किया था कर्जन के द्वारा। ठीक है, आज गवर्नर जनरल की इस सीरीज को यहीं पर विराम देते हैं। गवर्नर जनरल की सीरीज पार्ट 2 कल आएगी, क्योंकि ज़्यादा तथ्य हो जाएंगे तो कोरिलेट करना नए विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इस टॉपिक को हमको अच्छे से कवर करना है, इसलिए जितना आपको पढ़ाया गया है इसको होलिस्टिक अप्रोच में आज इसको क्लियर कर लीजिए। और कल हम लोग गवर्नर जनरल पार्ट 2 को देखेंगे और उसके बाद जो स्थायी बंदोबस्त और जो भूमि बंदोबस्त संबंधित व्यवस्था थी उसको भी कल हम लोग उसी में पूरा कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।